बट ये ना फिल्म है ना स्टोरी है, और ये ऐसी मेरी लाइफ की वो एक ताली जो मेरी लाइफ बदल दी। तो हमारे यहाँ पहले सिंगर का मतलब कि पैजामा कुर्ता और एक चप्पल चमड़ा वाला जो भी है, वो लाइन मेरे कान में पड़ा, वो लाइन पढ़ना और दूसरे सुबह सूर्य उगते ही मेरा एक अलग एक उत्पत्ति होना जीवन में। क्योंकि सक्सेस का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया आपके लिए एक साथ कहे कि सक्सेस। अगर आप करें तो आप सक्सेस नहीं। बिल्कुल। मैं एक बार घर छोड़ के 6 महीने के लिए भाग भी गया था, फिर मुझे पकड़ा गया क्योंकि तनाबाजारी से ना इरिटेट हो गया था। मेरे साथ गजब ही चला है। फिर मुझे लगा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फिर आ गया जब मुझे खाने के लिए पैसे नहीं, घर में लाइट बिल जमा करने को पैसे नहीं, दिया बारने को पैसा नहीं। मैं उस टाइम अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े बुरे दौर में था। मतलब 2-2 बार मैंने ट्राई भी कर लिया था स्टेशन पे जाके। अच्छा। जब 1-2 गाने हिट हुए तो बोले कि अब क्या करना है। मैंने बोला सर कुछ नहीं करना है, टूट चुका हूँ, अब आपको जैसे संभालना है संभालो। मेरा ना स्वाभिमान और पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल हो, हालात कुछ भी हो, कभी डाउन नहीं हुए। मैंने अपने इमोशन में जितने लोगों को भी इमोशनली हेल्प किया, वो सारे लोग डबल चेहरा दिखे मुझे। और मैंने बोला कि नहीं, फिर धर आ गया कि टूटा बदन पोरे पोर, हे राजा तनी जाई ना बहरिया, कि हमर नया नया गवाना, कि नया तकिया बिछवाना, बिना बोले दादा तू बनवला खेलवाना, कि मारो जनी जोर देह बाटे कमजोर हमर, कि टूटे लगी नस पोरे पोर, हे राजा तनी जाई ना बहरिया, कि टूटता बदन पोरे पोर, हे राजा तनी जाई ना बहरिया। क्या बात है, मुझे मजा बड़ा आया सुनने में। अब थोड़ा सा इसका मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि भोजपुरी मुझे उतनी समझ थोड़ी कम आती है, लेकिन सुनने में मजा बहुत आता है। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को स्वागत करते हैं हम, अभिनंदन है, बंधन भी है। और ऐसे भी हम सभी लोग आपके फ़ैन हैं, आपकी इंटरव्यू के, आपके बातचीत के तरीके के। मतलब तो बस इतना ही है कि एक मजाक है, एक पति पत्नी का मजाक है कि थोड़ा बाहर जाके भी रहो। क्या है कि मैं जब से आई हूँ शादी करके तब से लगातार मैं जगी रही हूँ। हाँ, एक तो तुम्हारे घर वालों को संभालना, उसके बाद तुम्हारी बातों को संभालना, तो मुझे थोड़ा रेस्ट भी करने दो। और मुझे ना मेरा थोड़ा बदन जो है ना वो टूट रहा है, मतलब मुझे सोने दो। तो आई मीन एक प्यार है, पति पत्नी का जो एक रस है ना। और भोजपुरी भाषा जो है वो एक रसिक भाषा है। बिल्कुल, उसके हर बातों का ना अलग अलग मीनिंग है, उसका रस है। जैसे हम लोग अपनी एक बातों को 3-4-5 तरीके से बोल देते हैं, एक ही सेम बात को हम लोग बहुत सारी तरीकों से बोल देते हैं। तो ऐसा ही है। तो ये एक प्यार है, और ये इतना, इस प्यार को इतना ज़्यादा प्यार मिला कि शायद आपको उतना नहीं पता होगा जब आप भोजपुरी की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये गाना पूरे भारत में, एक समय था जब पूरे भारत में 2020-21 में बहुत बड़ा हिट हुआ था, और ये लगातार 15 से 20 दिनों तक यूट्यूब सर्चिंग में सबसे ऊपर था, नंबर 1 पे। मतलब ये गाना जब हिट हुआ था तो ये पर डे 3 मिलियन 4 मिलियन जाता था। तो दर्शकों का प्यार है और आशीर्वाद है और आप लोगों का स्नेह है। अच्छा, ये बताइए कि जो बंदा शानदार गाता है ना, मतलब कहीं ना कहीं म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। गाड़ी चलाते हुए, बाथरूम, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमारे साथ रहती है तो म्यूजिक है। बेसुरे से बेसुरा आदमी भी जो है वो, अब मैं भी आ रहा था गाड़ी में, अचानक से हम कोई गाना गाना शुरू करते हैं, हमको रियलाइज भी नहीं होता कि आसपास के लोग जो हैं वो घूर के देख रहे हैं कि भाई मत कर ऐसा, मत कर। तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि भगवान ने एक चीज दी है जो मतलब सर गॉड गिफ्ट है? सर आपको ना, मैं अगर बहुत रियलिस्टिक बताऊंगा तो आपको बिलीव भी नहीं होगा। नहीं, और आप रियलिस्टिक ही बताइए। आप
मतलब बहुत हंसोगे कि ऐसा हो नहीं सकता है। आई मीन कि जिस चीज को आप मेरे आवाज में सुन रहे हो, ये मेरे शुद्ध भोजपुरी में बोला जाता है कि सात पुश्त, मतलब मेरे सात पुश्त खानदान में ना इसका कहीं दूर दूर वास्ता नहीं है जो मैं हूं अभी आपके सामने। और मैं जिस समय अपने घर में मतलब इस सिचुएशन में पहुंचा था, उस टाइम मेरी उम्र 8 साल थी, 7 या 8-9 साल होगा। तो जैसे ही, पहले तो वो बता रहा हूं कि जब पता लगा तो रिएक्शन क्या हुआ। जैसे ही किसी को पता लगा ना कि गाना मतलब गायक या गवैया, तो पूरे फैमिली ना चौंक गए सब। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारे घर में रूल क्या है कि बस मैट्रिक पास करिए, दौड़िए फील्ड में और नौकरी ज्वाइन कीजिए, और घर भर भी सारे फोर्स में ही है सारे लोग। तो बोले कि भाई इसमें तो ये चेंज हो गया मामला। और मैं जो हूं पर्सनली, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मतलब मैं गाता भी हूं या मैं सिंगर हूं। बट स्टोरी मेरे साथ ये हुआ कि मुझे याद है, मैं ना अपने गांव से 3-3.5 किलोमीटर दूर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। क्योंकि मैं कहाँ पैदा कहाँ हुए थे आप? ये आरा में है, एक मोहनपुर गांव है, छोटा सा गांव है हमारा, और धोबहा बाजार है। तो वहां पे एक स्कूल था, मध्य विद्यालय मानपुर, सरकारी स्कूल था। क्योंकि हम ऐसे फैमिली से आते थे जहाँ पे कि हमारे फैमिली के लोग अफोर्ड नहीं करते थे कि हम बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल या नेशनल स्कूल पढ़ेंगे, या हमारे लिए आरा और पटना जाना भी बहुत बड़ा बात था। आई मीन फादर जो थे एक नॉर्मल सर्विस में थे, आप समझ सकते हो कि मिडिल क्लास में भाई वो 8-10 लोगों को चला दे रहे हैं, वही काफी है। बिल्कुल। तो ऐसे में मैं सरकारी स्कूल में था और 15 अगस्त आ रहा था। तो क्या था ना कि जो हेडमास्टर थे, उनका नाम था दुबे जी, शायद डेथ कर गए सर। वो ना, उनकी बेटी का शादी हमारे गांव में हुआ था। हमारे गांव के एक वकील चाचा थे, उनके दामाद थे। तो वो हमारे गांव के लड़कों को स्पेशली बहुत अलग ट्रीट करते थे। हाँ कि भाई वहां समधियाना है, दामाद के गांव का लड़का, हाँ समधियाना है। तो वहां वो बोले कि वो मजाक किए, बोले कि अरे इस बार कौन गाएगा मोहनपुर से। तो ये तो सवाल ही नहीं था गाने का, क्योंकि कोई अंग्रेजी में भाषण तैयार करता था 15 अगस्त को, पूछिए था। करते करते मजाक ना, तो मेरा क्या था कि उसके पहले सैटरडे ना, पहले हम लोग पेड़ के नीचे ना खड़ा होकर गाते थे। अच्छा। वो देवी जी जो मैडम पढ़ाने आती थी, देवी जी बोलती थी आज शनिचर है, आज आधा घंटा गाना चलेगा। स्कूल में शायद आपको ही पता होगा, होता था। बिल्कुल। तो मैं सैटरडे, बट मैं गाता नहीं था। आई मीन कि खड़ा कर दी, चलो आज तुम कुछ गाओ, मैंने गा दिया। उस दिन क्या हुआ ना कि वो थोड़ा ईगो वाली बात कर दिए जो हेडमास्टर साहब थे। बोले कि लगता है कि इस गांव में पावर नहीं है, ये नहीं है, पूरा हवा दे दिया। तो ये सब हुआ। तो हमने बोला कि आम आए चाहे झटहा जाए, खराब चाहे नीमन, हमने हाथ उठा दिया। मैंने बोला सर मैं गाऊंगा। अच्छा। क्योंकि बात गांव की है, इज्जत की, हाँ इज्जत की है। मतलब ऐसा कैसे बोल दिया कि यहाँ कोई दमदार लड़ना नहीं है। जबकि उस टाइम भी ये सोच के हमने हाथ नहीं उठाया था कि आई एम सिंगर, नॉट सिंगर, एक स्टूडेंट। मैंने बोला गाऊंगा, बोल तो दिया। जब बोल के शाम को छुट्टी हुआ, झोरा कंधा पे लिया, तो मैंने बोला कि बेटा अब तो बना दिए, अब गाओगे क्या। करते 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 एक बसंतपुर गांव है मेरे बगल में, एक लड़का है, भाई है, संजय सिंह नाम था उसका। वो पैर से थोड़ा वो था। उसने एक गीत ना कभी कभी वो गुनगुनाता था, बट वो पूरा गीत हमको मिला नहीं था। हम भी कहीं सुने थे, हमको अच्छा लगता था और हमको लिखना पसंद था। जैसे मैं लिखना मीन्स आपसे बोलूं तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, बट एक होता है ना कि प्रकृति से कुछ आपको कनेक्ट हो रहे हैं, आप मिल रहे हैं, समझ गया। जैसे जो चाहता था वो करता था। तो ऐसे भी उल्टा सीधा लिखना, हारमोनियम नहीं भी बजाने आ रहा है तो झूठ मूठ के 2 रीड पकड़ के गाना उल्टा गा रहा है, बजा उल्टा रहा है, मतलब आदत थी। मैंने बोला ठीक है, जो होगा इज्जत देखेंगे। हाँ, तो मैंने बोला कि गाएंगे तो गाएंगे, अब क्या, बस 15 अगस्त आ गया और अगस्त 15 अगस्त आने के दिन तक फटी पड़ी है, क्योंकि गाना नहीं रेडी है। फिर भी मैंने बोला कि चलते हैं और माइक पकड़ेंगे तो देखेंगे। जब नाम अनाउंस हुआ ना, तब तक भी गाना हाथ में नहीं था। तब तक भी नहीं था। मैं माइक पे जाके शर्म के मारे
आंख बंद कर लिया। सोचिए मेरा क्या उस टाइम मेरा, मैं एकदम ऐसे था, एक लकड़ी का लड़का था, छोटा सा, 8-9 साल का बच्चा। मैं आंख बंद करके और हाथ कांप रहा था। मैंने बोला कि दोस्तों और मित्रों, इस तिरंगे झंडे के नीचे मुस्कुराने और गाने का मौका मिला है। अरे यार, चले गए विजुअल में। बट उसके बाद जो एक डर था ना, उस डर में जब मैंने पहला लाइन निकाला ना माइक में, और वो माइक एकदम, समझ सकते हो, एक पहले जो भोभा लगा रहता था माइक, बिल्कुल लाउड स्पीकर जो हुआ, हाँ लाउड स्पीकर। मैंने जब पहला लाइन गाया ना, जो गाना शुरू किया, जितना देर याद था, हाथ कांप रहे फिर भी और आंख खुल नहीं रहे। बट ये ना फिल्म है ना स्टोरी है, और ये ऐसी मेरी लाइफ की वो एक ताली जो मेरी लाइफ बदल दी। बट जब गाना खत्म हुआ ना, जो मुझे याद था जितना मैं गा लिया, गाने के बाद उस बाजार पे कम से कम 250-300 या 500 लोग खड़े होते थे जब भी 15 अगस्त आता था, भाषण सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए। वो 500 ताली एक साथ बजा, और मैं, हाथ कांप रहा है, आंख जब खोला हूं, सिर्फ मेरा आंख भरा था आंसू से। क्या बात, बस यही था। और वो 500 जो तालियां थी ना, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्या और मैंने किया क्या। बट जैसे ही सब कुछ हुआ और मैं पहला कदम स्कूल के बाहर निकाला ना, तो पहला लाइन एक दुकानदार ने बोला कि व्यास जी आइए ना, समोसा खा लीजिए। अच्छा। व्यास जी हमारे यहाँ पहले व्यासी लिखा जाता था गायक को, तो व्यास का मतलब था कि आज से आपको एक्सेप्ट कर लिया गया कि आप गायक हैं। ओके। उसने पहला लाइन बोला, मुझे नाम याद है, शाह जी की दुकान था। अच्छा। जहाँ मेरे पापा, चाचा, बाबा, दादा सब वहां रुकते थे। बस से उतरते थे हम लोग, वहीं रुकते थे, वहीं मिठाई खा के गांव जाते थे या मिठाई लेके जाते थे घर। उन्होंने बोला कि व्यास जी आइए, व्यास जी अब एगो सिंघाड़ा खा ली ना, व्यास जी बड़ी अच्छा गौनी है। अब उस दिन से ना पूरा बाजार व्यास जी। वाह। और उस दिन से व्यास जी स्कूल आते तो थे, बट दिन भर अब मैं वहां बैठता था जहां भरत शर्मा, मनोज तिवारी, पवन सिंह, उस टाइम के जितने भी सिंगर थे, जिनका कैसेट लगा हुआ था। अच्छा। अब मेरा स्कूल खत्म, अब मैं कैसेट की दुकान पे बैठता था, जो गुमटी पे कैसेट नहीं सजा के ऐसे रखते थे, मतलब शायद आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो टाइम था, साइड ए साइड बी हुआ करती थी। यस, साइड ए साइड बी, यस। साइड ए पे ये 5 गाने आएंगे, साइड बी पे ये 5 गाने। हाँ, तो वो कैसेट की दुकान पे अब मैं बैठना शुरू किया। विष्णु ओझा, भरत शर्मा, गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया, ये वो जितने भी सिंगर थे जो चलते थे नहीं चलते थे सबका। अब मैं कैसेट वाले से ना थोड़ा वो बजाना ना, थोड़ा नया जो आया है वो बजाना ना। अच्छा। तो मेरा शुरू हुआ इंटरेस्ट। कट्टू पापा गुस्सा के प्राइवेट स्कूल में डाल दिए। अच्छा, ये वही था जैसे पहले क्या होता था, जो कई एक्टर्स ने किस्से बताए कि उनके घर वालों को लगता था कि ये नाटक नौटंकी जो है ये सब तुम नहीं करोगे, तो यही परिवार को ये लगता ऐसा था नहीं कि मतलब मेरे साथ थोड़ा उल्टा था। मेरे साथ क्या था कि कोई नाराज नहीं था, लेकिन उनको एक बात, ये बात समझ में आती थी कि इसमें फ्यूचर नहीं है। अच्छा। वो हमारे गलत के लिए हमसे नाराज नहीं थे, हमारे सही के लिए थे। उनको लगता था कि जिस तरह बाबा ने नौकरी किया, 20,000 के महीने पे सरकारी नौकरी किए, रिटायर हो गए, पेंशन। हमारे यहाँ आज भी गांव में माना जाता है कि जिसको पेंशन मिलता है उसका जीवन सुरक्षित है। तो वो हमसे नाराज बहुत थे, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात से नहीं थी कि तुम उनकी नाराजगी थी कि ये नाचने गाने बजाने में दोनों जाता है। एक तो इज्जत जाएगी, क्योंकि हम जिस परिवार से हैं, हम थोड़ा अलग फैमिली से हैं, तो वो तो इज्जत जाएगा ही जाएगा। दूसरी कि तुम्हारी भविष्य भी नहीं है। मान लो 5 दिन गाओगे या 7वां दिन नहीं चलेगा। सही बात। तो ये बात कुछ दिनों के बाद फील हुई कि पापा सही थे, माँ सही थी, घर वाले सही थे। लेकिन बात ये थी कि एक जुनून होता है, टेक मतलब टेक। तो पापा ने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल में डाल दिया कि यहाँ पे पढ़ाई होगा। ओके। बट मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी थी ना कि जिस स्कूल में डाले, उनके भी जो प्रिंसिपल थे
वो स्पेशली मुझे गवैया बनाने के लिए मेहनत करने लगे। तो कहीं ना कहीं भगवान ने लिखा था कि गायक ही बनना है। शायद ये 100% है। मतलब क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने बोला कि आप सिंगर कैसे बने, हाँ। तो मैं तो आज पहली बार इतनी बड़ी सच्चाई को मैं कभी किसी मीडिया में भी नहीं बोला हूँ जो आज आपसे बोला हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, गॉड सामने है। बट एक आप बोलते हैं ना कि एक बनाया हुआ और एक बना हुआ, मैं आज भी मानता हूं कि मुझे प्रकृति ने बनाया है। एक जबरदस्ती का सिंगर बनाना, सीखो, बनो, करो, और एक है कि दुनिया में कोई था ही नहीं जो ये बोले कि करो। हाँ, तो कनेक्टिंग अलग है। तो स्कूल में फिर प्राइवेट स्कूल में पहुंचे, वहां प्रिंसिपल ने भी आपको प्रमोट किया एक तरह से कि भाई ये लड़का अच्छा गा सकता है। हाँ। फिर आगे सफर आगे सर प्रमोट नहीं किए, वहां पे एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसको भी कोई नहीं जानता है अभी तक। बिल्कुल पूरे भले आज बहरिया चाहे राजा जवान लड़का चाहे आवे के परिये मैया चाहे लहंगा में तालाब, न जाने तमाम गीत 17 साल में कितने सारे हिट हुए राकेश मिश्रा का, लोग कोई ये नहीं जानता है कि राकेश मिश्रा जहां से आए हैं उसमें लाने में एक सिंगर का ही हाथ था जिसका नाम है चंदन सिंह। अच्छा जी। मैं जब प्राइवेट स्कूल में गया तो उसमें ऑलरेडी एक लड़का पढ़ता था, मेरे बाजार से 4 किलोमीटर दूर उसका गांव था जूड़ा, वहां का एक लड़का पढ़ता था, वो दोस्त था मेरा चंदन सिंह। वो रियली में सिंगर बन रहा था, उसके परिवार वाले उसको बना रहे थे। उसके घुंघराले बाल, काले बाल, वो जब सिंगर की तरह आता था उसके पीछे 3-4 लोग बैग लेके एकदम पैकेजिंग उसकी हो रही थी, उसको पैकेजिंग हो रही थी। और मैं शर्म के मारे उसको देखता था तो मैं फटा हुआ हाफ पैंट, हवाई चप्पल कटा हुआ, जैसे तैसे कुर्ता पहन के झोरा लेके, तो मैं एकदम उल्टा था दोनों लोग का लाइफ। मैं एकदम मतलब क्या बोल सकते उसको, मतलब अब शायद उसको हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि इमोशनल चीजें है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था कि सर ने ना एक दिन क्या किया, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हमारे यहाँ बाजार लगता है बुधवार और शनिवार को। तो बाजार का मतलब होता है कि उस दिन आपके 60-70 गांव के लोग जो होते हैं उस बाजार पे आते हैं। तो जब बाजार लगा ना, सर ने क्या किया कि स्कूल में पढ़ ही रहते हम लोग, शाम को बोले कि 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और चंदन और राकेश में कंपटीशन होगा। अच्छा। वो जिंदगी का पहला मंच। एक कहां से 15 अगस्त, और दूसरा मेरा लाइफ चेंज कहां हुआ जहां से एज ए सिंगर हम फाइनल हो गए कि अब सिंगिंग ही करना है। वो मंच, एक चौकी, एक ढोलक, एक झाल, एक हारमोनियम और एक रस्सी में लटका हुआ माइक। वो बंदा जब आया तो मैं तो 80% पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि वो पैजामा, आयरन किया हुआ कुर्ता, चैन वाला बटन, 5 लोग, उस समय के जमाने में फर्स्ट क्लास राजदूत से उतरना, मैंने राजदूत उस टाइम के लिए, अरे राजदूत मतलब बहुत बड़ी चीज, मैंने अपने बड़ी चीज। वो बंदा उतरा तो मैं तो 80% पहले ही खत्म, मैच हार चुका था। मैंने बोला यार क्या यार, मतलब इसके लोग क्या। मैं अपना डर के हमारे कहानी उंगली चबा रहा था। वो फोटो रखा हुआ है स्कूल में, वो देखने के बाद मैं और एकदम मतलब एकदम हालत खराब है। हारमोनियम तो आता ही नहीं है क्योंकि मैं तो किसी कनेक्टिविटी नहीं है। फिर ना मैं एक बात सोच लिया कि देखो कुछ भी हो राकेश, जो भी हो, अब तो मैच हारना ही है, अब बंदा का प्रभाव है ही, कुछ जो भी हो हटना नहीं है। अभी हंस रहे हैं, उस टाइम बहुत हालत खराब थी। मैंने बोला हटना नहीं है। तो मैं आपको बोला ना कि मेरी एक आदत थी कि आप कुछ भी गाओगे ना तो हम रिपीट उस पर नया चीज गा देंगे, और ये प्रकृति का देना है। मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता। मैं आज भी मंच पे कभी आज तक कभी डायरी लेके नहीं चढ़ा हूं, इम्प्रॉम्प्टू गाता। हाँ। तो उसने ना गाना गाया उस टाइम, वो पवन जी का गाना बहुत गाते थे, तो उनका एक गाना था वो बचपन में, वो भी उस टाइम जब बता रहे तब उनका भी एक लाइफ चल रहा था। तो वो एक गाना गाए थे कि चूड़ी खनकाई भ कंगना बजाई मानी ना बालमा। तो अब वो बंदा जो गा रहा था ना, जब मेरा मौका आ रहा था तो हम सिर्फ झाल बजाते थे। आप गा ही नहीं देते? नहीं, मैंने गा रहे थे, मतलब झाल के साथ गा रहे थे, जैसे मुझे हारमोनियम नहीं आती थी। बट मैं गांव में हर कीर्तन में तो जाता था, तो मुझे झाल की नॉलेज थी, तो मैं झाल बजाता था।
अब वो जो गा रहा था उसके रिपीट में मैं झाल पे अपना और उसी को बोल भी रहा हूँ कि हारमोनियम थोड़ा तुम बजा दो। सॉरी यार, भाई कहीं सुनेगा मेरा इंटरव्यू तो बोलेगा नहीं भाई, मैं ऑलवेज लाइफ में आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक चीज वहां अच्छा हुआ, मुझे 3,500 रुपए मिले। अच्छा, कंपटीशन जीत लिया आपने? कंपटीशन जीता नहीं, वो कंपटीशन जीतने वाला नहीं था, वो था कि मैंने दोनों गायक का प्रोग्राम कराया गया। अच्छा ठीक है, ऐसा पैसा दोनों को मिला। तो उस टाइम बाजार पे जितने लोग आए थे सबने कोई 10 टकिया 50 टकिया सब दिए, 3,500 रुपए मिला। और लोगों ने इस बात का सराहना किया कि एक तरफ एक आदमी जिसको पूरी तैयारी के साथ लाया गया है और एक तरफ एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो लड़ रहा है। ये जो बात हुई ना उस दिन, तो मैंने एक बात सोच लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब तो काम यही करूंगा, यही काम है। फिर भी सोच लिया, फिर भी एक होता है ना कि सोच लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके बाद ये हो गया कि अब हमारे गांव के आसपास के छोटे छोटे गांव में किसी का बच्चा हुआ तो चंदन और राकेश को बुलाओ, अब हम दोनों लोग जान रहे। जतिन ललित बन गया। हाँ, मतलब जोड़ी जो है, जोड़ी बन गई। हाँ, जोड़ी बन गई। अब दोनों लोग को दुगोला शुरू हो गया। जैसे मानपुर है, धुआं बाजार है, कणारी है, समथिंग है, अधिमानपुर है, जो भी है, लोग बुलाने लगे। अब क्या हुआ कि वहां से एक पैजामा, एक कुर्ता और एक चप्पल खरीदाया। अच्छा, क्योंकि अब आप सिंगर हो गए। तो वहां से ड्रेस चेंज। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ पहले सिंगर का मतलब कि पैजामा, कुर्ता और एक चप्पल, चमड़ा वाला जो भी है, हो गया। शुरू हो गया छोटे छोटे गांव में जाना। अब घर वाले अलाउ कर देते थे? अलाउ करते थे। अब मजा तो लीजिए, मजा तो लीजिए। अच्छा, लगभग मेरे से लगभग सारे लोगों ने बोलना चलना, घर वालों ने, मतलब कह के नहीं कि हम आपको इग्नोर कर दिए। मैं समझ गया, पॉइंट समझिए। घर वालों का तो तरीका अलग होता है ना, तरीका अलग होता है ना, वो आपको कहेंगे नहीं कि आपसे हम। उसके बाद इग्नोर तो हमें कर ही देना। इग्नोर करने के बाद हमारे बारे में हद से ज्यादा निगेटिव बात करना। और अब वो चीजें मेरे कान में आती थी ना, तो मुझे टस मारती थी। लगता था कि नहीं, गलत होता है शायद, मैं गलत हो गया। और ऐसी चीजें होते होते ना, एक और वाकया हो गया मेरे गांव में। उसके बाद तो मैं, क्योंकि मेरे गांव के लोग, मैं पहला लड़का हूं जो ये बोल रहा हूं, मेरे गांव के लोग कभी सपोर्ट नहीं करते थे। वो सिर्फ मुझे गंदा बोलते थे, सिर्फ गंदा, निगेटिव। क्योंकि पूरे गांव को ये लगता था ना कि हमारे गांव में तो नाचने गाने वाला काम होता नहीं है, इसने कर दिया। तो उनको लगता था कि गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में। तो इसलिए मैं घर से अगर निकला, थोड़ा सा बाल बाल झाड़ के निकला, एजे जिंदगी भर, वो लाइन नहीं बोल सकते हम, तो उनका लैंग्वेज समझ गया। तो होता क्या था ना कि बगीचा जाने से लेके और घर आने तक हर सेकंड में एक पहाड़ टूटता था यहाँ पे अंदर। सुनता तो सबका था और दर्द बहुत होता था, फिर भी लगता था कि नहीं। उसी बीच में एक गंदा कांड हुआ मेरे साथ। मेरे गांव वीडियो आया था, वीडियो पहले ना वीसीआर, और उसमें एक गाना चल रहा था, बगल वाली जान मार ली। अच्छा, बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो खूब सुना हमने। हाँ, बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो और उस टाइम मैं सिंगर, मतलब गांव पे सिंगर हो गया था, एल्बम में नहीं। एक मेरे गांव में जैसे इधर बभन टोली है, उधर दुष्टोली है, उधर 2-4 घर धोबी लोग हैं, मतलब जैसे गांव में प्रजाति चारों तरफ रहती है। मेरे पीछे से एक साउंड आई कि, अब वो लाइन में नहीं बोलेंगे, दूसरे तरह से बोलेंगे, जिसने हमें और हिम्मत दिया। ये एगो ये भी हैं, एगो हाइयो बड़े सिंगर बने चल बड़ा, हाँ, मुंह ना देखा ले है, हाँ, जिंदगी भर अगड़ के मर जी कबो टीवी बनाई है। बट ये ना, ये स्टोरी है ना कहावत है, ये सब लोग अपनी कहानी बताते हैं। मैं संगीत का खाता हूं, संगीत से जीता हूं, ये सरस्वती जानती है, ये मैं जो आपको बोल रहा हूं वो सत्य है। वो लाइन मेरे कान में पड़ा, वो लाइन पड़ना, और दूसरे सुबह सूर्य उगते ही मेरा एक अलग, मन अलग एक उत्पत्ति होना जीवन में।
मैंने बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैंने पहले तो डर भी रहे थे कि हो सकता है कि नहीं कुछ सक्सेस होगा तो फिर लाइन पकड़ लेंगे, लेकिन अब नहीं पकड़ेंगे। टीवी पे आएंगे मतलब आएंगे, और इसके लिए चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं से शुरू हुआ नया अध्याय। वो गाना किसका था, बगल वाली? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी। और हम लोग बहुत सुनते थे। हम पर्सनली विष्णु ओझा जी को बहुत सुनते थे। तो वो सब चीजें जो तकलीफ छोटी 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 जिसको शेयर कर नहीं सकते हो आप, बट महसूस कर सकते हो, तो ये कहानी शुरू हो गई। और वो होते होते फिर यही हुआ कि आंसू आंख से नहीं गिराने हैं, रोना भी अंदर ही या चुप भी अंदर ही होना है। अब आप कहां फंस गए? गंगा जी खाई 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 खाई, न बैकअप, न सपोर्ट, न विस्फोट, न सक्सेस। आपके साथ कुछ नहीं है। अब आपको निकलना है बस। तो कैसे फिर आप मुंबई आए और कैसे? नहीं, मुंबई तो बहुत बाद है। अच्छा, मुंबई मैं बहुत जब बाद। की बात बता रहा हूँ वो 2003-4 की बात है। 5-6 में फाइनली मैंने पिताजी को बोला कि अब जो भी हो, अगर आप सबके लिए करते हैं तो मैं भी बच्चा हूँ। समझिए कि आप नौकरी के लिए ही कुछ मुझे दे रहे हैं। एक ट्राई दे दीजिए, एक एल्बम करा दीजिए, फिर कभी नहीं मांगेंगे। मुझे लगा था कि पहला ही एल्बम हिट हो जाएगा। मैं जितना आसान समझता था उतना था नहीं। उतना क्या मैंने था ही नहीं। तो अब बताएंगे ना, अब तो 17 साल बिताने के बाद पता चला कि आज भी नहीं लगता है कि, अभी लगता है कि अब शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है वही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जहां आपने ये समझ लिया कि बस अब नहीं मैं यहां पहुंच गया, तो मुझे लगता है हर चीज जो है ना, मतलब जब तक हमें ये लगता रहता है कि अभी कुछ नहीं किया है, मुझे लगता है ना, बिलीव करना ब्रदर, मुझे लगता है कि अभी जो आप मेरे साथ बैठे हो ना, मैं शायद आपसे मिलने के बाद आपसे कुछ सीख के जाऊंगा तो कुछ फिर एक नया शुरुआत करूंगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं अभी तक सक्सेस नहीं किया हूं। ये मुझे पता है। क्योंकि सक्सेस जो लाइन है ना, 3-4 लाइन है ये सक्सेस, बट ये अभी तक मैं किया नहीं हूं। क्योंकि सक्सेस का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया आपके लिए एक साथ कहे कि सक्सेस। अगर आप करें तो आप सक्सेस नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए अभी तो मैराथन पारी चालू है। तो वही बोला, बट बोलने के बाद बहुत भारी गिरा। थोड़ा बहुत किए भी, बहुत सारे सुनाए भी। एक गांव के भाई साहब थे, वो मेरे साथ रहते थे, ओमकारनाथ मिश्रा जी नाम था, हैं अभी। आज भी उनको मैं एक गार्जियन के रूप में लेके चलता हूं। बट क्या है कि सर सही बताऊं तो इमोशन की कद्र होती नहीं है, और कोई कहीं जुड़ता भी है ना तो अपना अपना सेल्फ निकाल के निकल जाता है। बिल्कुल। कोई पकड़ के नहीं चलता है। ये मैंने फील किया, हर किसी की लाइफ में होगा। आप अगर ये सोचते हो ना कि ठीक है इन्होंने उंगली पकड़ा है तो इस उंगली को छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं होगा। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो छोड़ के हट जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या बोल सकते हैं, मैं ये बोलता भी हूँ, अभी भी सोशल मीडिया पे एक बार बोला था जब कुछ परेशानी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं उस आर्टिस्ट को सौभाग्यशाली मानता हूँ जिसके साथ उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके सेकंड कोई चाचा, भतीजा, मामा का लड़का, कोई एक घूमता है। क्योंकि हम जिस उम्र में आए थे ना सर, हमें आम महुआ कुछ पता था नहीं। और आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि बिना गार्जियन के हम किस तरह टॉर्चर हुए होंगे और कितना बर्दाश्त किए। बिल्कुल। क्योंकि हम तो एक वो मूर्ति थे कि जिसको जैसे मिट्टी लगाओ वैसे बनेगा। तो जिसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत ही हुआ, क्योंकि गलत होता तो यहाँ आता कैसे। उसमें हो सकता है कि सबने अपने अपने लेवल पे मुझे साथ दिया, तो मैं यही मानता हूं कि सबका शुक्रिया। जो 2 मिनट के लिए भी अच्छा किया उसका भी शुक्रिया, जिसने बुरा से बुरा किया उसका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। क्योंकि सबके छोटे छोटे प्यार आशीर्वाद को मिला के मेरी सफर वहां से, एक उस गांव से जिस गांव में इतना पानी हिल के हम लोग बाजार जाते थे,
हम उस गांव से आते हैं जिस गांव में आप बिलीव नहीं करोगे कि इस गांव से निकल के कोई मुंबई तक आ सकता है, क्योंकि हम 6-6 4-4 महीने नाव हमारे गांव में चलती थी, रोड नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। मैंने वो एक अलग कष्ट था लाइफ का कि हम वहां से आते हैं जहां से कि 4 महीना आफत हो जाएगा और 8 महीना जाना है तो आपको तिरछे पैदल जाना है सब्जी लाने। एक रोड था तो दूर से ऐसे घूम के आता था। तो ये सारी स्ट्रगल के बीच में गांव का ताना बाजारी, दुनिया जहान, ये वो, और इन सब के बीच में एक ही चीज जो हमेशा रुलाती थी मुझे, एक कोई गार्जियन खड़ा होता तो कम से कम वो हमारी बैकअप तो देता जहां हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसी ने कहा तो गाना गाओ तो फोन पर, हमने गा दिया, वही गार्जियन कोई होता तो बोलता कि नहीं गाना चाहिए। तो बहुत बट आई विल ट्राई, मस्त है, ठीक है, लाइक तो अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल। तो पिताजी से आपने कहा कि जी पैसे दे दीजिए, एल्बम बना देते हैं, पैसा दिया उन्होंने या नहीं दिया? नहीं, पिताजी दिए, मतलब पिताजी डायरेक्ट मुझे नहीं दिए, उसमें बहुत सारी कहानी हुई, उसको एल्बम बना वो नहीं बता सकते हैं, बना जैसे तैसे बना भी। एल्बम बनने के बाद फिर ताना, फिर गांव वाले ने गजब ताना दिया, क्योंकि एल्बम को फाइनल होके आने में मिक्स होके 6 महीने लग गए। अब गांव वाले बोलने लगे कि ये बेवकूफ बना रहा है, ये है वो है, इसका कैसेट नहीं आएगा फलान टेका। तो मैंने हमारे गाने का मतलब है कि साला एक कलाकार बनने में रुवाई छुड़ा के हंसी आता ही नहीं था। बोलता था यार कौन सा अपराध कर दिया भाई, कहाँ आ गए हम। कभी कभी लगता था कि हमसे अच्छा वो आदमी है जो 5,000 कंपनी में कमाता है यार। बट ठीक है, जितना आपको माइनस, आज भी मैं मानता हूं कि जितना आपके लिए निगेटिव बोला जाएगा और माइनस बोला जाएगा, अगर आप उसको निगेटिव न लगे पॉजिटिव लेंगे तो आप और इतिहास कुछ रच सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ही मानना नहीं है, इतिहास के बड़े बड़े विद्वानों का आप बुक पढ़िए, और मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा, मुझे पढ़ाई बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने अभी तक जितने बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े क्रिकेटर, बड़े से जीवनी पढ़ा, तो मुझे यही पता चला है कि आपको जितना डिसपॉइंट किया जाएगा, जितना माइनस किया जाएगा, आप अगर उसको प्लस समझ के वर्किंग करेंगे तो आप बेस्ट करेंगे। तो पहली बार कब लगा कि अच्छा थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई है, या मैं जो है अब निकल जाऊंगा? पहला सक्सेस 2008। एल्बम का नाम अलग अंदाज बा, कंपनी रुद्रा म्यूजिक, नया कंपनी था। और उस समय एक मुझे मित्र मिला, आकाश सिंह छोटू करके, जो आरा हाउसिंग में है, आज भी है, और आज भी हमारी मित्रता 17 साल से है। उसी बंदे ने मुझे, जब मैं घर छोड़ा गुस्सा में, मैं घर छोड़ दिया। अच्छा। मैं एक बार घर छोड़ के 6 महीने के लिए भाग भी गया था। फिर मुझे पकड़ा गया, क्योंकि तनाबाजारी से ना इरिटेट हो गया था। कहाँ चले गए थे आप? इधर उधर, कहीं मंदिर में रहता था 2 दिन। अच्छा। कहीं मंदिर में, कहीं कीर्तन मंडली में, कहीं किसी बिहार में ही थे? हाँ, था उधर ही। फिर हमको एक दिन गांव का कोई मरा था, शालिग्राम बाबा मरे थे, तो ये लोग हमको एक जगह देख लिए घाट पे, अरे मिल गया, पकड़ा गया। फिर आया, फिर उसके बाद निकला, फिर कुछ बात छोड़िए वो सब चीजों को, तो मैं निकल गया। मैं आरा आया तो उसी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, छोटू भाई का, आकाश सिंह छोटू भाई ने मुझे अपने घर पे 6, 7, 8, 9, 3 या 4 साल बंदे ने रखा। अच्छा। जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी उसका वो नहीं दे पाऊंगा, बट वो मित्र है, उससे एक अलग है। उसके मम्मी पापा उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार किए, और मुझे सबसे बड़ा बैकअप उसी फैमिली में मिला, हाउसिंग में। जबकि ठीक उसके बगल में मेरे मामा गांव है, उसके 10 कदम बाद ही मेरे मामा घर है, लेकिन वहाँ मुझे कोई बैकअप नहीं मिला। मैं आपको बोला ना कि ज़िंदगी में मैं ये मानता हूँ कि बाहर वाले आपको गोद में ले सकते हैं, अपने बहुत टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो आपकी सक्सेस चाहते नहीं है। भले सक्सेस होने के बाद कहेंगे कि हमारे ये लगते हैं, हमारा, लेकिन अपने सक्सेस नहीं चाहते ना। मेरा अनुभव है। नहीं, बिल्कुल। तो हाँ, तो क्या हुआ कि छोटू भाई ने मुझे अपने घर पे रख लिया। अब मैं उनके घर पे रहने लगा। वहां भी थोड़ी बहुत गंदी चीजें, माइनस चीजें सुना, रहता है, पेट पालता है जो। बट उस भाई ने ना मुझे
अपनी पल्सर गाड़ी थी। अब वो सब सारा अपना रॉयल्टी, अपना जूता, अपना चप्पल, अपना कपड़ा मुझे देख के बोला कि तुम्हें एक सिंगर की तरह रहना है। मतलब एक बैकअप देने लगा भाई। समझ गया। उनकी माँ रात को 2-2 बजे सो से आते थे तो खाना बना के खिलाना, पिताजी अलग, बाबा इसे, बाबा इसे, बाबा ही बोलते थे। तो उसी बैकअप में क्या हुआ कि मुझे एक बैकअप तो मिल गया, अब मुझे करना था काम। अब मैंने काम शुरू किया। तो छोटू भाई ही और हम, वो उनको भी संगीत में इंटरेस्ट था थोड़ा, तो वो गाना सेलेक्ट करते थे। तो गाना 8 सेलेक्ट हुआ और गाना गवाया। और सच में वो गाना ना पहली बार थोड़ा सा मेरे गांव और बाजार से निकल के मैं पूरे जिला में बजा। अच्छा। कैसेट का नाम था अलग अंदाज बा, और उसका गाना एक थोड़ा बहुत जिला डिस्ट्रिक्ट में हिट हो गया, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाहर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में। तो थोड़ा सा अब मिला कि अब सही हुआ। फिर लगातार 6 फ्लॉप हो गए। मेरे साथ गजब ही चला है। फिर मुझे लगा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फिर आ गया जब मुझे खाने के लिए पैसे नहीं, घर में लाइट बिल जमा करने को पैसे नहीं, दिया बारने को पैसा नहीं। फिर मैंने 1-2 मित्र और मिले, उनकी भी शुक्रिया, बट भाव आंख भर जाएगा, हम नहीं चाहते उस पर बात करना। बट ठीक है, वहाँ के बाद 10-11 में जाके मुझे जो उस बीच में घटना ये हुआ कि एक भैया मिले, अरविंद सिंह जी, जिन्होंने बोला कि वैष्णो देवी चलिएगा। मैं उस टाइम अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े बुरे दौर में था। मतलब 2-2 बार मैंने ट्राई भी कर लिया था स्टेशन पे जाके। अच्छा। हाँ, मैं ट्राई किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि अब एक लिमिट होता है ना। बिल्कुल। 6 से लेके 12 आगे 6 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। कोई बुला भी रहा है तो वहीं 11,000 21,000 दे रहा है, उसमें क्या चलेगा जिंदगी यार। तो 2 बार, एक बार राजधानी से मैंने ट्राई किया, बट जैसे ही धड़-धड़ हुआ तो मैं भाग चला। मैंने बोला नहीं यार। फिर मैं सोचने लगा कि एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत सीधी हैं, वो पुराने ज़माने की हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, और इतनी सीधी हैं कि मेरे बिना उनके पास कुछ था नहीं, मैं एक ही उनका। तो मैं 2 बार जब ये किया तो तीसरी बार सोचा कि ठीक है, नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, चल के कोई दूसरा काम करे, क्या हो गया, कोई इतना थोड़े हंसेगा तो हंसेगा, ऐसे भी लोग हंसे हैं, बट कल कुछ कर लूँगा तो पूरा गांव तो थूकेगा ही, पूरा समाज, पूरे लोग, घर वालों को मैंने थूक के मैंने उनको फ्रस्ट्रेट करके मार देंगे। मैंने बोला नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, चलो अब ट्राई करते हैं। ट्राई हुआ तो 2-3 मित्र मिले, आज वो कुछ लोग उसमें कलाकार भी हैं, कुछ लोग अथी भी हैं, बट मैं आपको बोला ना कि इमोशन से सब खिलवाड़ करते हैं, कोई आपके साथ चल नहीं सकता है, थोड़ा सा आपको यूज करेगा, मिसयूज करेगा। तो क्या हुआ कि आते हैं मेन बात पे, 2011 में ना, हाँ, तो उसी बीच में वो घटना जो भैया बोले कि वैष्णो देवी चलिएगा, मैंने बोला चलिए, और मेरे बगली में 30-35 रुपए थे। मैंने बोला भैया पैसा, बे चलिए ना, आप खाली गीत गाइएगा ट्रेन में। अच्छा। हाँ, आप माँ का भजन गाइएगा और लिट्टी उट्टी हम लेके चल रहे हैं और पूरा परिवार चल रहे हैं। मैं चल दिया उनके साथ। मैं हाफ पैंट और एक हाफ टी शर्ट और कुछ विशेष नहीं, वैष्णो देवी गया। पूरे रास्ता माई 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 माई, जो जैसे आता था, थाली बजा बजा, पिकनिक टाइप का, लिट्टी उट्टी खाते गए हम लोग। वहां जाके हम पहली बार जाके माँ का दर्शन किया, और मैं उस पोजीशन में गया हूं जब 2 बार सुसाइड का ट्राई कर चुका था, और 2-3 बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई थी। उसी में घटना हुआ था कि रेंट नहीं रहने के कारण ऑनर आए और घर का सारा सामान सोसाइटी में बेइज्जत हो गया था, फेंक दिए बाहर, और पूरे सोसाइटी वाले देख रहे हैं आरा में। हनुमान नगर का ये कहानी है। तो मैं ऑलरेडी बहुत दुखित था, जिंदगी से एकदम डिसअपॉइंट हो गए थे कि भैया आप कुछ बचा नहीं बचा। तो मैं दर्शन करके जब उतरा ना, तो वहां देखा कि सब अलग अलग कपड़े पहन के दर्शन करते, मेरे पास नहीं थे तो हम इसी पे दर्शन कर लिए, और जाके कुछ किए नहीं, बस अंदर जब घुसे ना वैष्णो माता के मंदिर में, पता नहीं क्या हुआ, मेरा आंख पूरा भर के ना, और इतना आंसू गिरा अंदर, एकदम अंदर जहां माँ है और थोड़ी देर पहले बहुत आंसू गिरा।
बट ये किसी को नहीं बताया और रो के ना चल आया कि अब जो करना है समझो, हम चले। नीचे उतरे तो बोले भैया कैसा लगा? हमने बोला क्या ठीक ही लगा, इतना दूर आए, पहाड़ चढ़े, नीचे आए, मिला क्या? ये लाइन मेरा था। और जैसे ही आया मैं आ रहा, एक मेरा पुराना एल्बम जिसको हम भी भूल चुके थे कि अब ये गाना हिट करेगा, 1 महीने के बाद वो गाना हिट होना शुरू हो गया। मट्टी लगनू पिया हो। और वो गाना अब थोड़ा स्टेट लेवल पे हिट हो गया। अच्छा। और वहां से जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद तो सबसे बड़ा हिट हुआ। उसके बाद तुरंत ही नवरात्रि में, सावन में अइबा कि ना अइबा, फिर देवी गीत में हिट हुआ। फिर देवी गीत बहुत बड़ा हिट हुआ, मतलब इतना बड़ा हिट हुआ कि कोई दूसरा, मतलब उस साल उससे ज्यादा कुछ बजा ही नहीं था। बस अब अचानक से ग्राफ चेंज हुई। फिर वहां से वेब कंपनी के जो मालिक थे पहले, ऑनर गौतम सर, उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। जब 1-2 गाने हिट हुए तो बोले कि अब क्या करना है? मैंने बोला सर कुछ नहीं करना है, टूट चुका हूं, अब आपको जैसे संभालना है संभालो, बस मुझे सक्सेस होना है। बोले कि ठीक है, तो अब तुम हमारे हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से। मैंने बोला ठीक। मैंने बोला सर बस इतना कर देना कि जब मन करे तो कुर्ता पैंट नया किन देना, खाने पीने का दे देना, और जो करना वो करना। बैक टू बैक 3 साल लगातार सुपर हिट एल्बम दिए। कंपनी ने भी मेहनत शुरू किया, हमने भी किया। ग्राफ चेंज हुई, 11, 12, 13 बैक टू बैक, होली, दशहरा, दिवाली, ये वो, मतलब सब एक के बाद एक पिकअप। तो उसी में लाइफ का पहला दौर आया नया, कहां से शुरू कहां। एक फोन आया गौतम सर को, डॉक्टर सुनील साहब जो हमारे अंकल जी हैं, बिहार के विधायक भी हैं बीजेपी में। मुझे आज भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैं बहुत बहुत आजीवन कदर करूंगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने मुझे एज ए हीरो पहली बार फोन किए वहां। तो गौतम जी बोले आए, और मजाक में उस दिन पहले, क्योंकि हम साथ में खाना वाना सब खाते थे, बोले कि और तब तो भैया को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमने कहाँ, लगाव हो गया था ना। मैंने बोला कहाँ? बोले कि आया है बम्बई से फोन, बम्बई जाओगे? हम बम्बई जैसे ही सुने ना, हम बोले भैया बम्बई कैसा होता है? तो उसके पहले ना मुझे उन्होंने जिनको बोला था लॉन्च करने को, वो थे राजकुमार पांडे सर। तो राजकुमार पांडे सर से मैं मिलने ट्रेन से आया था मुंबई, और आके और चला गया था, क्योंकि मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आई। और मैं उनको बोला कि मैं लॉन्च होऊंगा तो सोलो होऊंगा, ऐसे वैसे बात है। एक बात था ब्रदर, अच्छा हो बुरा हो जिंदगी में, उसको हम, मेरा ना स्वाभिमान और पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल, हालात कुछ भी हो, कभी डाउन नहीं हुए। भले टूट गए, बिखर गए, सब ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता था। मुझे लगता था कि नहीं, मैं इस लायक हूं और मैं हो सकता हूं। तो उसी में हुआ कि कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करने को बोला गया कि मैंने 2 हीरो हो जाएंगे, ऐसे वैसे जो भी, खैर इंडस्ट्री की बातें हैं, बोलने पे पता नहीं। तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगा। पहला ही एंट्री नेगेटिव हो गया मार्केट में, बंदा तो अभी कुछ किया ही नहीं और दिखा रहा है हाँ, कि 2 के साथ। बट बात दिखाना नहीं था, बात था कि हम इतना मेहनत करके आए हैं, खुद के लिए आए हैं या आपके हिसाब से चलने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगा। उसके बाद तब तक तुरंत भैया को बात हुआ डॉक्टर अंकल से। डॉक्टर अंकल बोले कि सोलो लॉन्च करेंगे। प्रेम दीवानी मेरी पहली फिल्म। अब मुझे पहली बार भैया एयरपोर्ट छोड़ने आए, और उस दिन भी उतना ही कांपा था जितना पहले दिन स्कूल में गाने में कांपा था। मैं बोला भैया फ्लाइट में, हम फ्लाइट से हम जाएंगे कैसे? बोले अरे जाओगे तुम। अब जब स्पाइस जेट मेरी पहली फ्लाइट, फ्लाइट से पहली बार फ्लाइट देखा मैं, अब अंदर जाके मैंने फ्लाइट में बैठने तक भैया को 200 बार फोन कर दिया, भैया ये हो रहा है, अब इधर जाएं अब उधर जाएं। बोले अरे पागल कर दोगे तू। वही दौर था, वहीं से फिर मुंबई आया, पहली फिल्म बनी प्रेम दीवानी।
आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से, क्योंकि आप आज भी मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दुआएं होगी मेरे जीवन में, सबके आशीर्वाद से वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बाद और भी जो फिल्में किया वो भी हिट गई, लेकिन तभी तक फिर वही मेरे लाइफ में हुआ घटना जो एक गार्जियन के नहीं रहने से होता है, कि आप थोड़ा सक्सेस होते हैं तो आपके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान होता है। समझ रहे हो मेरे बात? बिल्कुल समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। उसी प्लान के तहत राकेश मिश्रा को घेरा गया कि अगर ये बंदा बिना किसी के सपोर्ट के आगे निकल जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। और मैं उस घेराव में धरा भी गया, क्योंकि वो गेम बंद कमरे में होती थी और डिस्ट्रीब्यूट होती थी मॉर्निंग में। तो लगातार राकेश मिश्रा पे निगेटिव प्रचार कि बंदा काम नहीं करने आता है, सो जाता है, वो कर लेता है, वो कर लेता है, वो कर लेता है, बता नहीं सकता, बस मीडिया पे हूं। तो उसमें ये अच्छा था कि वो सभी लोग अपने अपने बेटे, अपने अपने भाई, अपने अपने भतीजे को प्रमोट करने के लिए उस बंदे को टारगेट किए जो लगा कि ये बंदा कहीं विदाउट सपोर्ट ये आगे निकल जाएगा तो हमारे लिए सोचना पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो वो सफल भी हो गए, आज भी सफल है, क्योंकि मैं उसके बाद एक काम किया कि जब ये पूरी गंदी राजनीति मैंने देखा, इंडस्ट्री का नहीं बोलूंगा, इंडस्ट्री कभी गंदी नहीं होती है, लोग और वो गंदे नहीं थे, क्योंकि भाई हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, हम अपनों के लिए दूसरे को काटेंगे ही। बिल्कुल। और ये आज ऐसा सत्य बोल रहा हूं मीडिया पे जिसकी हिम्मत होगी नहीं बोलने की। इस घटना का शिकार राकेश मिश्रा हो गए और मेरे पे एक बहुत बड़ा स्कैम चला, क्योंकि मेरे तो ना भैया थे, ना चाचा थे, ना बाबूजी थे, कौन आपसे बात करेगा, कौन स्टैंड लेता। और मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे जो गले लगा लिया, अरे मेरा भाई, मेरा बाबू, मैं मालिक, अरे यार ये आदमी गलत सोच ही नहीं सकता, ये तो हमको बाबू बोलता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक चीज का और भूखा था, क्योंकि बचपन से मैं लगभग फैमिली से दूर ही रहा, तो मुझे इमोशन कोई भी देता था ना तो मुझे लगता था यार ये आदमी मेरे लिए गलत नहीं कर सकता। बट थोड़ी समझ आई तो पता चला कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ पे बाबू ही बोल के दंड कमंडल किया जाता है। तो जितने भी सिंगर के फादर थे, अंकल थे, फलाने थे सिंगर, उन्होंने अपने अपने सक्सेस के लिए अपनी अपनी चाल चले और उनकी चाल सक्सेस थी, क्योंकि उनके भाई अपने गार्जियन थे। और मैं पूरे चाल में इसलिए धराता गया क्योंकि मैं जय श्री राम था। मुझे 3-5 समझ में आएगा तब तो आप करोगे। अब आप कहां से आए हो, सीधा बोलना है। अब हम बाबू का कौन मीटिंग में, कौन इशारा में क्या है, उसको हमको क्या पता। हम तो जान रहे हैं कि सब एक है, सब हमारे यहाँ के सब एक है। पता चला कि नहीं, आप जिस पानी में चल रहे हो उसमें सारे घरियार हैं, वो दिख आपको मछली रहे हैं लेकिन है सब घरियार। मैंने बोला कि उसके बाद तब तक 7 साल की स्ट्रगल चली। उसके बाद बहुत सारी फिल्में किया तो बहुत सारी राजनीतिक हुई, कुछ फिल्में रिलीज हुई, कुछ अटक गई, कुछ बातें हुई। फिर मैं इस हीरो को मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर फिल्मों को भी फाइनल किया कि नहीं करेंगे। फिर पैसे की तंगी यहां भी होने लगी, फिर एक स्ट्रगल आया, फिर इतना स्ट्रगल आ गया। और उसी में एक और मैंने बहुत भारी गलती की कि मेरे लाइफ का एक माइनस रहा मेरा इमोशनल बहुत ज्यादा होना। और उस इमोशन में ये हुआ कि मैंने अपनी कुछ रखी हुई चीज भी, किसी ने बोला मुझे थोड़ा जरूरत है दे दो, थोड़ा जरूरत है, ऐसे करते करते न जाने मैंने 60-70 लाख बांट दी। और बाद में पता चला कि उसका 60 पैसा भी, क्योंकि आप जहां ये काम किए वहां दिल नहीं है न वहां इमोशन है। मैं बोला ना कि पानी में घरियार हैं सब, आप मछली समझ के चल रहे हैं कि दाना दो, तो ये गलत बात है। तो सबने मुझे एक अनुभव और मुंबई में मिला, एक वहां मिला था, एक यहां मिला और यहां खतरनाक वाला मिला। मैंने अपने इमोशन में जितने लोगों को भी इमोशनली हेल्प किया वो सारे लोग डबल चेहरा दिखे मुझे। और मैंने बोला कि नहीं, फिर धरा गए तुम। मैंने बोला कि फिर मैंने पापा को एक दिन फोन किया, तब तक पापा थे। मैंने बोला पापा आप सही थे यार, मैं गलत हो गया। आप बोलते थे सही कि तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिपाही के बेटा हो जो कि आज तक सिर्फ सत्य बोला है और जितना में रहा है खुश रहा है। तुम जहां गए हो वो लोग बेच देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैंने बोला पापा सही हो और मैं आ रहा हूं।
तब तक कोविड आ गया 19 में, और मैं सच में मुंबई से चला गया। यहाँ ये घर लिया था, बहुत कष्ट से लिया था, इसको ताला मारा और उसके बाद चला गया। बट गया था ना तो इंडस्ट्री का और 10-12 फिल्में साइन किया था, और लास्ट फिल्म शूट करके जौनपुर से मैं चला गया। तो मैंने बोला कि अब सोचने लगा कि अब वो लोग फिर शूटिंग कराएंगे, और अब वो सब फिल्में मैं कर रहा था जिससे ना कैरियर बनना है, ना पैसे ना कैरियर, बस खाली चलाने कर रहे हैं सिर्फ। क्योंकि गेम स्केम सब में धरा के अस्थिर हो गए थे राकेश मिश्रा जी बढ़िया से। एक ब्लॉकबस्टर हीरो जो पहला ही फिल्म ब्लॉकबस्टर दिया, उसके बाद इतना बड़ा स्केम में धरा गया विदाउट गार्जियन। गार्जियन होते तो इतना खेला ही नहीं होता मेरे साथ। और सिर्फ क्या कहा गया उस बंदे को, जो बंदा ईश्वर जानता है कि नहीं वो बंदा हर किसी को अच्छा किया है, बट लोगों ने अपने स्वार्थ में सिर्फ निगेटिव प्रचार किया। राकेश मिश्रा अरे ठीक है, गिर जाता है, ये करता है, जबकि कुछ भी वो बंदा नहीं करता, वो और नहीं तो वो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने बोला ठीक है हटाओ, एक बार ब्रेक दो। तंग हो गया, मैंने बोला ब्रेक। मैं गया और जाके ना एक उसी बीच में रत्नाकर सर हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने जिस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई, उस टाइम में मैं उनसे मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके साथ एक अपनी चीज़ें भी हुई। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं किया। इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बैकअप दिया, जैसे SRK म्यूजिक से रोशन सर हैं, आज भी मुझे बहुत बैकअप देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रियली में मुझे समझते हैं कि नहीं ये बंदा है तो ऑनेस्ट, उन्होंने बैकअप दिया। सर भी बैकअप दिया, लेकिन बाद में सर से भी कुछ चीज को लेके हो गई, वो इंडस्ट्री का थी, उन पे भी लग गया जादू। बट ठीक है, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो उनके चैनल से फिर एक गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, राजा तू तो जवान हम लइका, अभी 200 मिलियन क्रॉस है वो। तो क्या हुआ कि मैंने जब गया ना कोविड में, तो कोविड में फिर छोटा छोटा घटना होने लगा बहुत। यहाँ कोविड में बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ फिर पैसा भेजा। मुझे लगा कि नहीं, जो हम करते हैं वो करना चाहिए, भले लोग अच्छे हों बुरे हों। कोविड के बाद फिर एक बार इमोशन टूटा कि नहीं, ये फिर वही फिल्मी लोग हैं जिनको हम फिर गलत कर दिए। क्योंकि इतने मदद के बाद भी किसी ने, सिनेमा जैसे ही शुरू हुआ, किसी ने नहीं कहा कि राकेश मिश्रा के लिए सोचना चाहिए। फिर दिल टूटा कि नहीं यार, गलत जगह हम फिर हो गए, फिर हटा दिए बात। जो गाना बिलियन सुनाया आपको, अब कहानी शुरू हुई इस गाने की। दीपक भैया हैं, दीपक सिंह जी, आप जानते होंगे, पवन भैया के साथ भी उनका सारा वर्किंग देखते हैं। दीपक भैया एक चैनल खोले थे म्यूजिक वाइट, उन्होंने बोला कि 2-3 को गाना देना दो, आखिर रह बाड़ा। तो हम कहने कि भैया ऐसे बात कोविड में बहुत परेशान थे। तो बोले कि 1 लाख रुपया भिजवा देते नहीं, चाहे 1.5 लाख भिजवा देते नहीं, भिजवा भी दिए। 4 बजे रात को एक दिन उनके घर पे, और एक दिन 4 बजे रात को टूटही हारमोनिया पे ये गाना मैंने बनाया। और तीसरे दिन आरा में ही एक स्टूडियो है, अनिल कालिका स्टूडियो, अनिल यादव जी का, उनके स्टूडियो में गया, गाया। बनारस में ADR ने म्यूजिक बनाया, और तब तक किसी को पता नहीं था कि यहां से जिंदगी बदलने वाली है। गाना जुलाई में रिलीज हुआ। उसमें पहले हुआ कि काजल रघवानी काम करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, करते करते लास्ट में कुछ नहीं हो पाया। कोविड का टाइम था, तो मुंह बांध के कैसे कैसे, मुझे याद है मेरी वाइफ तब तक मेरा आना जाना ससुराल था, मेरी वाइफ मुझे ड्राइव करके ले गई थी कि हम लेडी ड्राइवर रहेंगे तो कोई नहीं पुलिस बोलेगा, और चरम सीमा पे लॉकडाउन, छुआ छुई नहीं था। उस टाइम हमने गाना शूट किया, और मुंह बांध के लुका के गए थे, और एक रूम में चुरा के मैंने ये शूटिंग हुआ था, एक रूम में बस शूटिंग हुआ। गाना जुलाई में रिलीज हुई, जुलाई अगस्त सितंबर गाना खत्म, मर गया। क्योंकि गाना जैसे ही आया, फिर जो मेरे साथ एक चलता है मेरे लक में कि मेरी सक्सेस नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि पता नहीं, लोग मानते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा बना दिया है, अच्छा मैं ठीक ठाक दिख लेता हूँ, गा लेता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को ब्लास्ट होते ही दिक्कत हो जाएगी। फिर एक, क्योंकि हर किसी का अपना बैकअप टीम है ना, फिर गाने पे रिपोर्ट मार उड़ के गाने को हटवा दिया। फिर टूट गई, आकाश टूट गई। चढ़ी थी, गाना रिलीज होते ही 6 घंटे में 9 लाख थी, और रात को गाना ड्रॉप हो गया।
मैं थोड़ा रोया हुआ भी। मैंने बोला यार गॉड, सच में यार, क्या मुझे कौन सा सक्सेस दे रहे हो, मुझे नहीं पता है, कितना लड़ूं मैं लोगों से। मैं तो किसी का बुरा करता भी तो समझ में आता है, खुद इतना भी नहीं ज्ञानी हूं कि मैं सोशल मीडिया और ये सब जानता हूं, सच में मुझे नहीं आता है उतना। मैंने बोला ठीक है चलो, हारे को किसी का सहारा। तब तक मैं अब एक काम किया, मैंने बोला बैठे बैठे क्या करूं। वहां कुछ मित्र लोग थे, अंगद उंगद भैया थे हमारे साथ, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने बोला चुनाव लड़ते हैं। अब देखो, मैंने एक तो बुरी स्थिति, उसमें और बुरी स्थिति ला रहे हैं अपना। मैंने बोला चुनाव लड़ते हैं। एक भैया आए, उन्होंने बोला चुनाव लड़िए, पार्टी ये करेगी वो करेगी, करते करते इधर उधर से थोड़ा चंदा उंदा बटोर के चुनाव लड़ गए विधायकी का, शाहपुर से, पप्पू यादव जी के पार्टी से। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, अभी भी बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने टिकट भी दे दिया, मैं चुनाव लड़ गया, चुनाव हार गया। अब बोला कि अब तो ये भी गियर फेल, अब जिंदगी में कहाँ सक्सेस है। तो ना गाना चला, ना ये हुआ, अब कोविड खत्म हुई, अब तो गए, अब कोई नहीं बचाएगा। चुनाव हारने के दिन माँ का फोटो रखा था वैष्णो माता का, क्योंकि उसके बाद मैं हर साल माँ के पास जाता था। आज भी मेरा कनेक्टिविटी, मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि माँ ने ही मुझे जीवन में दिया। उस दिन बैठ के ना फिर बहुत रोया और बोला कि अब टूट गया, अब न लड़ूंगा किसी से, न कुछ बोलूंगा, न कहूंगा, क्योंकि अकेला आदमी कितना बोलूं, कितना लड़ूं, क्या करूं, बोलूं क्या करूं। अब इधर चुनाव हारा हूं और इधर माँ से ये सब बातें हो रही हैं। आपका आंख थोड़ा इमोशन हो रहा है, बट इमोशनल नहीं होना है। और अगले दिन एक आदमी फोन करते हैं कि आपका एक गाना मार्केट में पकड़ लिया है। अच्छा। राजा तनी जाई ना बहरी। और जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूं तो वो गाना मुझे 2 मिलियन दिखता है, और रात को यूट्यूब खोलता हूं तो वो गाना 5 मिलियन दिखता है। अगले दिन खोलता हूं तो 8 मिलियन दिखता है, उसके अगले दिन खोलता हूं तो 11 मिलियन दिखता है। तो मुझे लगा कि जो चुनाव में हम जितने लोगों के पास गए और सबका पांव छुए और आशीर्वाद लिए, वो लग गया। तो भले कुछ भी हो, लोग ये तो बोलते हैं कि विजयी भव, जय हो, जीत के आइएगा, विजयी भव। मुझे लगा कि उसमें उन सारे लोगों की दुआएं, बड़े छोटे, उनकी दुआएं काम कर गई। और देखते ही देखते 15 दिन में पूरी समा बदल गई। एक टूटा हुआ आदमी एक रूम में, आरा के रूम में, लॉकडाउन में रेंट पे एक रूम लेके मैं था। 15 दिन के अंदर गाने ने 50 मिलियन क्रॉस कर लिए। आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड की बात होती है यूट्यूब पे, अब तो खैर ऐड पैड सबका जमाना है। वो गाना रीजनल में सबसे फास्टेस्ट 1 महीना के अंदर 200 मिलियन होने वाला गाना था, सबसे फास्टेस्ट। 200 में क्या 90 मिलियन हुआ था, मतलब इतना बड़ा कोई गाना जल्दी नहीं हुआ था। और वहीं से एक नया फिर हिम्मत आया, मैंने बोला कि अब फिल्में नहीं करूंगा, गाना गाऊंगा। अब फिर से अपने उसी अंदाज में। और मैंने तुरंत 2-4 कंपनी 10 कंपनी का फोन आया, पैसा आने लगे। देखते देखते अचानक 1.5 महीना के अंदर 50-60 लाख रुपए आ गए। और मैंने सबसे पहले जितने डायरेक्टर का पैसा था, मेरी ईमानदारी आज भी देखिए, आज भी मैं वही बोल रहा हूं कि गलत नहीं, ईश्वर को बस ये बता दीजिए कि हम गलत नहीं है सर, तो ईश्वर आपको जिंदगी में कभी फंसने नहीं देगा। और मैंने टोटल पैसे लौटाए और ये कह के लौटाया कि अब मुझे फिल्म नहीं करनी है। फिल्म नहीं करनी है का मतलब कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है जिनसे करियर, और बिल्कुल समझ गया। और उसके बाद राजा बहरिया, उसके बाद कनिया लगावली सबुनिया, राजा तू तो जवान हम लइका, कमर मुचकाइए देव का, कच्चा बादाम, करते करते मतलब बैक टू बैक। मैंने बोला ये राकेश मिश्रा है और राकेश मिश्रा को यहां पहले मेहनत करना चाहिए।
और ये सब शुरू हुआ उसके बाद से लाइफ में 2021-22 में शादी की है, पत्नी आई, एक गृहस्थ लाइफ चालू हुआ। तो इन पूरे जर्नी में यही हुआ बड़े भाई मेरे साथ कि टूटते टूटते भी, बिखरते बिखरते भी एक वो सारे अनुभव लेके बैठ गया जिसमें कि अब कोई भी किसी भी गेम में राकेश मिश्रा को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुंबई आज पिछले 7 महीने से हूं और मैं अपने आप पे तैयारी कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद अपनी फिल्म अपने बनाने जा रहा हूं। मैं क्या बोला आपसे कि मुझे वो सिनेमा नहीं करना है, समझ गया, जिससे किचन चल सके। मुझे वो सिनेमा करना है जिससे राकेश मिश्रा की पहचान बने। बिल्कुल। और मुझे उस पहचान के दिलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भाग्य वो लिखता है तो आपसे भाग्य लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपना लिखिए, मेरा मत लिखिए। बिल्कुल। हाँ, तो मैं 7 महीने से आके इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है आपकी मीडिया, मैं एक भी ऑफिस में नहीं गया हूं क्योंकि वो जो 7 साल की चीटिंग है ना, और वो जो यूज टू है, कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनका नाम नहीं बताऊंगा, जो मेरे गाए हुए ट्रैक बनाए हुए गाने को यूज करके और मार्केट में वाहवाही लूटे हैं। राकेश मिश्रा को मीठा चार को शब्द बोल के थोड़ा वो गाना सुनाइए ना, थोड़ा ही बना दीजिए ना, और लोग को बताया है कि हमने इसका म्यूजिक बनाया है, हम इसको गाना लाए हैं। हम सोचते थे कि इन लोगों का कैसा आत्मा है, कैसे ये लोग बोल लेते हैं। 10 से 15 के 30 से 35 मेरे गाने मुझे गवा के मोबाइल में लेके, और बाद में अचानक सुन रहा हूं कि कोई और गा दिया और नाम किसी और का है। तो अब राकेश मिश्रा जो है वो मैं कहूंगा राकेश मिश्रा 2.0 शुरू होने वाला है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल मैंने सही अंदाजा लगाया। और इस इंटरव्यू का भी हम 2.0 करेंगे एक और। ठीक है सर। क्योंकि इसमें तो आपने इमोशनल कर दिया एकदम, मैं सुन रहा था, बस मुझे बहुत ज्यादा सवाल ही नहीं पूछने पड़े, तो सारी बात आपने ही कह दी। मैं सर पहली बार किसी से, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप इमोशनली और प्रोफेशनली कैसे हैं, बट आपका व्यक्तित्व तो बताता है कि आपसे हर एक बात बोलने में ना मुझे सुकून मिला। मैं भी एक इमोशनल इंसान हूं, तो मैं भी शायद वो कनेक्ट आपने किया हो, तो मैं बस सुन रहा था, कई चीजों से रिलेट कर रहा था। बट लेकिन एक, हम जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और जब आप नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे, हम इस इंटरव्यू का पार्ट 2 करेंगे, उसमें फिर बहुत सारे मैं और सवाल आपसे करूंगा। तो थैंक यू सो मच। करेंगे सर, क्योंकि आज का इंटरव्यू एक अलग जोन में था, उसे एक अलग जोन में करेंगे। बहुत मजा आया आपसे बात करके मुझे। हाँ सर, बस एक छोटा सा शब्द है जाते जाते, न फितरत, न बातें, न मुलाकातें, न सोते हैं न जगते हैं, हम उसी को अपना मानते हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, और वो मेरे चाहने वाले हैं, बस उसी की नाम को रटते हैं। तो वो जो 40 करोड़ लोग सुनते हैं, हमें देखते हैं, 10, 20, 50 लोग आपके साथ गेम कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, आपको जिंदगी में खेल खेल सकते हैं, लेकिन वो 40 करोड़ लोग ना आपको प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो आई होप कि आप जैसा भाई है, कहीं ना कहीं आप जैसे हजारों भाई हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हर जगह खड़े होते हैं, और अच्छा लगता है सर, मेहनत करना अच्छा लगता है। ऐसी मेहनत करते रहिए। थैंक यू। और अच्छा म्यूजिक बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।